हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी। साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीआईसी लेक्चरर एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग टेंटेटिव आंसर की को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपको 19 सितंबर 2021 को यानी कि कल ये एग्ज़ाम हुआ था। उसी के आंसर की को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जो है डिस्कस किए थे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था 11 से 1 बजे के बीच में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था और जैसा कि मैंने कहा था कि अंतिम उत्तर जो है आयोग का ही माना जाएगा, फिर भी हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे टेंटेटिव सॉल्यूशंस के बारे में, आंसर की के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आज का। वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस एंड एंशियंट नॉलेज ऑफ वेदांता शुड बी सिंथेसाइज्ड फॉर टीचिंग, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। यानी कि विज्ञान की पाश्चात्य ज्ञान और वेदांत के प्राचीन ज्ञान के शिक्षण के लिए संश्लेषण किया जाना चाहिए, यह कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद, बी है ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है श्री अरविंद, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है, यह कथन किसका है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने का ये स्टेटमेंट है। और इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, यानी कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं इंडिया में। 5 सितंबर के दिन इनका जन्म हुआ था, तो इस दिन हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं इस दिन को। और एक चीज़ और, इन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू डी स्कूलिंग। अब ऑप्शन ए है डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बी है डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट स्कूलिंग, सी है डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट हिडन करिकुलम, और डी है डी स्कूलिंग इज एंटी टीचर। तो सबसे पहले मैं आपको डी स्कूलिंग बताना चाहता हूँ कि डी स्कूलिंग आखिर है क्या। तो डी स्कूलिंग देखिए क्या है। डी स्कूलिंग इज अ एजुकेशनल मेथड। डी स्कूलिंग क्या है? एक एजुकेशनल मेथड है। इसमें करते क्या है? डी स्कूलिंग इज एजुकेशनल मेथड एंड फिलोसफी दैट प्रमोट्स द फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न, टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न। यानी कि यह बच्चों को इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है डी स्कूलिंग, कि वो खुद से चुन सकें कि वह क्या अधिगम करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट लर्न लीव्स ट्रेडिशनल एजुकेशन। इस प्रोसेस में क्या है, बच्चे जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़कर जो है शिक्षा कहाँ ग्रहण करते हैं? टू एडॉप्ट लर्निंग एट होम। घर में शिक्षा ग्रहण करता है। एंड द टाइम इट टेक्स टू गेट यूज्ड टू दिस। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब यह है, जब बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करके ना करके केवल घर में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये डी स्कूलिंग है। तो इसमें कहा गया है कि डी स्कूलिंग के बारे में गलत कथन कौन सा है, उसको चयनित कीजिए। तो देखिए, जो डी स्कूलिंग है संस्थानीकरण के विरोध में बिल्कुल नहीं है, ये कथन सही है, मतलब विरोध में है, ये कथन जो है गलत नहीं है। निर्विद्यालीकरण विद्यालय के विरोध में है, ये भी कथन जो है सही है। निर्विद्यालीकरण प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विरोध में है, ये भी सही है कथन। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्विद्यालीकरण शिक्षक रोधी है। यानी ये बात गलत इसमें लिखी गई है कि डी स्कूलिंग इज एंटी टीचर। डी स्कूलिंग एंटी टीचर बिल्कुल नहीं है, बल्कि डी स्कूलिंग यानी बच्चा अगर घर में भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो टीचर ही उसे आकर शिक्षित करेगा, ना कि कोई और। तो डी स्कूलिंग जो है एंटी टीचर नहीं है, यह एंटी टीचर है। यह कथन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, गलत कथन को चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन जो हैं ए बी सी तीनों सही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। यानी कि ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, ए है मूल्य, बी है भोजन आदतें, सी है विश्वास, डी है बिलीफ। इसमें से कौन सा जो है गैर भौतिक संस्कृति का अंग नहीं है, यानी नॉन मटेरियल कल्चर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, यानी कि भोजन आदतें, फूड हैबिट्स जो है आपका नॉन मटेरियल कल्चर नहीं है। बाकी नॉन मटेरियल कल्चर का जो पार्ट है, वैल्यूज़ हैं यानी मूल्य हैं, विश्वास है, धर्म है, ये सारे पार्ट हैं नॉन मटेरियल कल्चर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ बुक्स के नाम दे रखे हैं और साथ ही साथ राइटर्स के भी नाम दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा करेक्टली पेयर नहीं है या करेक्टली में मैच्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए है एमाइल रूसो की है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ए एन वाइट हेड, ये पुस्तक वाइट हेड यानी कि ए एन वाइट हेड की है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जॉन एडम्स द्वारा दी गई है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये किताब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जॉन डीवी। तो ये जो एजुकेशन एंड इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये जॉन डीवी की पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक है सर थॉमस पर्सी नन की। सर प्लीज़ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। थॉमस पर्सी नन की ये किताब है। कौन सी किताब? एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये जो किताब है सर थॉमस पर्सी नन की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा, कि इसमें से जो इनकरेक्ट मैचिंग है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि कितने तत्वों से बनी है। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो देखिए अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 6, यानी कि 6 कंपोनेंट है जैन फिलॉसफी के अनुसार यूनिवर्स में, यानी संसार जो है 6 कंपोनेंट से बना है। देखिए अगर डिटेल में बात करें तो जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन ये कहता है कि यह संसार 2 चीज़ों से बना है। किससे किससे? जीव यानी लिविंग थिंग्स और अजीव नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में भी इन्होंने जो है कि 5 चीज़ें बताई हैं। जैसे 5 चीज़ें कौन कौन सी? नॉन रिलीजियस चीज़ें यानी अधर्म, मैटर, ठीक है, उसके बाद टाइम समय, उसके बाद स्काई आकाश, और 5वां है आपका रिलीजन धर्म। यानी कि 5 देखिए अगर यहाँ से हो गया और एक अगर जीव को ले लें तो टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका लग रहा है, 6 सही होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 2 होता तो श्योर शॉट है कि 2 सही होता, मुख्य रूप से 2 तत्वों से बना है, लेकिन यहाँ पर 6 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अब देखिए आयोग क्या इसका आंसर देता है, वो उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी हैज़ लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि कौन सी फिलॉसफी ने सबसे कम योगदान दिया है। अब ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, बी है प्रयोजनवाद, सी है अस्तित्ववाद, डी है यथार्थवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद जो है उसने बहुत ही कम योगदान दिया है दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी भी इस पे ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं। लेकिन प्रकृतिवाद, जैसा कि आपको पता है, प्रकृतिवाद ने रूसो को जन्म दिया है, रूसो ने ही प्रकृतिवाद को शिक्षा के क्षेत्र में लाया है ना। और प्रयोजनवाद जॉन डीवी के लिए बहुत मायने रखता है, जॉन डीवी इसको लाए प्रयोजनवाद को शिक्षा के क्षेत्र में। यथार्थवाद की बात करें तो इसमें भी बेकन हैं, कामिनियस हैं, कई हैं, तो बहुत फेमस दार्शनिक हुए हैं। लेकिन अस्तित्ववाद का क्या है, उतनी रिसर्चेस नहीं हुई हैं और उतना योगदान अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा अस्तित्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी रॉन्ग मैच्ड ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है ह्यूमन सोसाइटी जोन्स, बी है सोशियोलॉजी अ सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन एच.एम. जॉनसन, और सी है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये है आपका डॉजन एंड गेटिस, और डी है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टेलकट पार्सन्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कौन सा रॉन्ग मैच्ड है, मैं वो बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन सोसाइटी जो है जोन्स की रचना नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी के जो राइटर हैं वो हैं एंथोनी गिडेंस। ध्यान से मेरा आप बातों को सुनिएगा, एंथोनी गिडेंस, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी के जो राइटर हैं एंथोनी गिडेंस हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो रॉन्ग मैच्ड है, यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी जोन्स की नहीं है, किसकी है? एंथोनी गिडेंस की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ फिर से मैचिंग करनी है बुक्स की। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यहाँ सारी बुकों के नाम है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और डी है द लाइफ डिवाइन। तो देखिए ये सिंपल सा इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताना चाहता हूँ आपको। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर है, यानी कि जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है ये जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका जे रूसो
जीन जैक्स रूसो की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ मोस्ट फेमस बुक है एम.के. गांधी जी की। और द लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो जी की किताब का नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 79, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हु सेड दिस, यानी यह कथन किसका है। जॉन डीवी, ऑप्शन बी है मैकाइवर, सी है ओटावे और डी है दुर्खिम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी इज द वेब सोशल रिलेशनशिप। ये कथन किसका है, यह कथन है मैकाइवर का। यह कथन किसका है, यह कथन मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैचिंग करनी है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ऑप्शन है इधर आपका बर्ट्रैंड रसल, रूसो, सी है सुकरात, डी है विलियम जेम्स, और इधर है आपका लिस्ट टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, जो बर्ट्रैंड रसल हैं वो यथार्थवादी हैं, यानी कि रियलिज्म से संबंधित हैं। और रूसो जो है प्रकृतिवाद से संबंधित है। रूसो मोस्ट फेमस, आपको पता ही होगा, प्रकृतिवाद के जनक ही रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सुकरात आदर्शवाद से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी जो विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स को प्रयोजनवाद से संबंधित माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृष्टि के रचयिता के हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, मनुष्य के हाथों में पड़कर यह पतित हो जाती है, यह कथन किसका है। देखिए मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, और रूसो तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए हैं इस पेपर के लिए। तीसरा या चौथा क्वेश्चन रूसो से पूछा गया है, और ये जो स्टेटमेंट है ये रूसो का ही स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। यानी कि रूसो क्या कहते हैं कि जब परमात्मा किसी भी इंसान को भेजता है तो हर वो चीज़ अच्छी होती है जो परमात्मा के पास से आती है, लेकिन ये इस सोसाइटी में या मनुष्य के हाथों में आकर वह पतित हो जाती है, मलिन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री अरविंद के अति मानव के संबंध में सही है। अब अति मानव का कॉन्सेप्ट जो श्री अरविंदो ने दिया है उसके संबंध में क्या संबंध में सही नहीं है, अति मानव संबंध में, ये बताना है। अब ऑप्शन ए है, यह सत्य चित और आनंद का एकीकृत रूप है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अस्तित्व और सत्ता अनंत है, यानी इट्स एग्जिस्टेंस एंड पावर आर इटर्नल, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, यह संसार उससे उत्पन्न हुआ है, ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसमें किसी भी इंसान से संसार उत्पन्न नहीं हुआ है, अरविंदो ने ऐसा कभी नहीं कहा। ऑप्शन डी है, यह प्रकृति बुद्धि और अहम से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जी जो सी है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा अतिमानव के संबंध में सही नहीं है, तो यह संसार उससे उत्पन्न हुआ है, अरविंदो ने ऐसा नहीं कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर ठहराता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ऑप्शन ए है, देखिए, बौद्ध दर्शन तत्वमीमांसी प्रश्नों की अपेक्षा जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के प्रति ज़्यादा चिंतित है। बिल्कुल, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, प्रतीत समुत्पाद की बात करता है। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट 2, बौद्ध दर्शन जन्म अथवा जाति, माफ कीजिएगा, पॉइंट 1 बिल्कुल सही है। पॉइंट 2 है आपका, बौद्ध दर्शन जन्म अथवा जाति आधारित असमानता का खंडन करता है, बिल्कुल सही बात है। बौद्ध दर्शन में ये कभी नहीं देखा गया कि कौन हायर कास्ट का है कौन लोअर कास्ट का है, यानी सबको यहाँ पर शामिल होने की अनुमति थी, यानी कि यहाँ पर जाति आधारित असमानता का खंडन होता है, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा दी गई। तो भारत के संविधान द्वारा में ऑप्शन बी है आपका, और ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, सी है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो इसका जो सही आंसर है डायरेक्ट वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में चर्चा की गई थी, और राजीव गांधी के समय में नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आया था, और इसको जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसे जो है 1987 में स्टार्ट किया गया, 1987 में इसे स्टार्ट किया गया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विकल्प में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो देखिए ऑप्शन है, ए है आपका आर्टिकल 40, बी है 42, सी है 45 और डी है 46। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बताना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 45 जो है इसका सही आंसर है। आर्टिकल 45 देखिए कहता क्या है, यह DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें ये बात कही गई थी कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष तक के पश्चात, यानी कि 10 वर्ष के अंदर अंदर 6 से 14 साल के प्रत्येक बालक को या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक राज्य और केंद्र का कर्तव्य है, सेंट्रल और स्टेट का कर्तव्य है, और उन्हें यह हर बालक को शिक्षा देनी होगी। तो आर्टिकल 45 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग करनी है, इधर दे रखा है आपका सही विकल्प का चयन करना है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, और इधर आर्टिकल्स रिलेटेड दे रखे हैं। तो देखिए एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, कंजर्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंस, नेशनल साइट्स एंड पैलेस, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन, और इधर है आर्टिकल 24, 48, 49, 30। तो इसका जो सही आंसर है डायरेक्ट वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ऑप्शन नंबर डी है 4312, यानी कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है आपका आर्टिकल 30 में, ठीक है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों एवं स्थानों का संरक्षण आर्टिकल 49 में ये बात की गई है। बाल श्रम निषेध की बात की गई है आपका आर्टिकल 24 में, और कृषि शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 48 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? ऑप्शन ए है आपका हंटर कमीशन, बी है सैडलर कमीशन, सी है मुदालियर कमीशन, डी है कोठारी कमीशन। तो सही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हंटर आयोग ने, जो कि 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के समय में, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, हंटर आयोग, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कोठारी आयोग ने फिर इसको और विस्तार किया, बाकी कई आयोग आते गए अपने अपने सुझाव देते गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 87 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, माफ कीजिएगा, यस, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए ये इवेंट्स दे रखे हैं, सार्जेंट रिपोर्ट, कार्यक्रम और वुड का घोषणा पत्र, थर्ड है वुड एबर्ट रिपोर्ट, फोर्थ है सैडलर आयोग। तो इनको जो है कालक्रम के अनुसार हमें सुसज्जित करना है। तो इसका जो सही आंसर है पहले वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, यानी जो सार्जेंट रिपोर्ट है, जो वुड का घोषणा पत्र है, सबसे पहले आया था 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। उसके बाद अगर हम बात करें 1917 में जो आपका आया था सैडलर आयोग, ठीक है। नेक्स्ट आया था आपका वुड एबर्ट रिपोर्ट जो कि 1937 में आया था, और सबसे लास्ट में आया था 1944 में आपका सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास किस प्रतिवेदन का शीर्षक है? यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द टाइटल ऑफ विच रिपोर्ट? ऑप्शन ए है आपका रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बी है रिपोर्ट ऑफ मुदालियर कमीशन, सी है रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन, डी है रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो टाइटल था वो यही था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, या शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ठीक है। अगर हम बात करें इसका इंग्लिश वर्जन जो है इस रिपोर्ट का 1966 में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी वर्जन जो है इस रिपोर्ट का 1968 या 1968 में प्रकाशित माफ कीजिएगा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर भी फिर से आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन ए है वुड्स डिस्पैच, बी है हंटर कमीशन, सी है सैडलर कमीशन, डी है हार्टोग कमेटी। और इधर आपका दे रखा है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, 2 है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 3 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, 4 है एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी यहाँ पर जो आयोग, कौन सा आयोग किस शिक्षा की बात करता है, प्राथमिक की या माध्यमिक की, इसके बारे में आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ,
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आप इसका सही आंसर होगा 90 का आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें क्या है, जो वुड का घोषणा पत्र है ये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य प्रस्तुत करता है। हंटर आयोग जो आया था ये प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा दोनों की बात करता था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग को जो है लाया गया था। सेडलर आयोग जो है आपका, सेडलर आयोग बात करता है विश्वविद्यालय शिक्षा की 1917 में जो आया था। और हार्टोग कमेटी ऑप्शन नंबर जो डी है वो माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए आयोग क्या आंसर ठहराता है उसके ऊपर है सर्वोपरि। 91 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, अपव्यय और अवरोधन का प्रत्यय प्रथम बार परिभाषित किया गया, यानी कि वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वुड्स डिस्पैच, बी है हार्टोग कमेटी, सी है गोखले कमेटी, डी है सार्जेंट कमेटी। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपका ऑप्शन नंबर बी हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी जो कि आपकी 1929 में आई थी, उन्होंने ही सबसे पहले वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब फैमिली जो है नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑप्शन है, बी है स्कूल फॉर्मल एजेंसी, सी स्टेट इनफॉर्मल एजेंसी, डी स्काउटिंग नॉन फॉर्मल एजेंसी। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए आपको मैं इसका सही आंसर बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए यानी परिवार जो है निरौपचारिक अभिकरण नहीं है। फैमिली देखिए एक इनफॉर्मल एजेंसी है, फैमिली कैसी एजेंसी है, इनफॉर्मल एजेंसी है, फैमिली नॉन फॉर्मल एजेंसी नहीं है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी स्कूल जो है आपका फॉर्मल एजेंसी है, स्टेट इनफॉर्मल एजेंसी है, स्काउटिंग नॉन फॉर्मल एजेंसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, परिवार जो है निरौपचारिक अभिकरण नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है, परिवार जो है इनफॉर्मल अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 93, बौद्ध शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है। ठीक है, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की पक्षधर है, ये बिल्कुल सही है आपका। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन काल बौद्ध धर्म में 12 वर्ष था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अधार्मिक पाठ्यक्रम, यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में भी धार्मिक शिक्षा और नॉर्मल शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा अलग बटी थी, उसके लिए अलग गुरु होते थे पढ़ाने के लिए, और अधार्मिक या बाकी की विषयों को पढ़ाने के लिए अलग गुरु होते थे। दोनों चीज़ों की यहाँ पर बौद्ध धर्म में भी बात की गई है। तो अधार्मिक पाठ्यक्रम बौद्ध धर्म का नहीं होता था, धार्मिक पाठ्यक्रम होता था, वो भी इंक्लूड होता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा कि यह कथन गलत है, बौद्ध धर्म में भी धार्मिक पाठ्यक्रम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है वैदिक काल के संबंध में। ऑप्शन ए है उपसंपदा संस्कार, बी है चौल संस्कार, सी है उपनयन संस्कार, और डी है आपका समावर्तन संस्कार। तो देखिए जो वैदिक काल है, वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में आपका चौल संस्कार का मतलब चूड़ा कर्म होता है, जो बच्चों के बाल कटाए जाते थे। उपनयन संस्कार जब बालक पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश करता था गुरुकुल में, उसको हम लोग उपनयन संस्कार कहते थे। ठीक है, और आगे हम बात करें तो समावर्तन संस्कार जब बालक अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो वैदिक काल में उसे वापस, जैसे हम लोग का लास्ट में जो आपका विदाई समारोह होता है या कह लीजिए जो भी कुछ प्रोग्राम होता है उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं, अभी नाम उसका नहीं याद आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उपसंपदा संस्कार, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म में उपसंपदा संस्कार की बात की गई थी। उपसंपदा संस्कार में शिक्षा को संस्थाओं में बदलना, बाकी चीज़ें जैसे इसमें वैदिक में होती थी वो सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये वैदिक काल से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, बौद्ध काल से। बाकी चौल, उपनयन और समावर्तन वैदिक काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माफ कीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया। तो ऑप्शन ए है आपका 40th अमेंडमेंट एक्ट, बी है 42nd, सी है 44th और डी है 47th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। 1976 के संशोधन में शिक्षा को जो है
कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में लाके डाल दिया गया। कंकरेंट सूची क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ऐसी सूची होती है जिसमें ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार होता है नियम कायदे कानून बनाने का, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन लेता है वो सेंट्रल का ही डिसीजन अप्लाई होता है किसी भी मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97। प्रक्षेपीय तकनीक व्यक्तित्व के किस पक्ष का मापन करती है? यानी कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, पर्सनैलिटी डिस प्रोजेक्टिव टेक्निक मेजर्स कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और ईगो। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर है अचेतन मन। यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम लोग अपने अचेतन मन या जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें छिपी इच्छाओं, दमित इच्छाओं को बाहर लाने के लिए जो है मनोवैज्ञानिक जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड की कई बुक्स हैं जिसमें से टोटेम एंड टैबू और ड्रीम एनालिसिस, इन सब बुकों में और ये सारी बातें की गई हैं अनकॉन्शियस माइंड को कैसे जो है उभारा जाए और कैसे उसके अंदर अंतर्निहित विचारों को बाहर लाया जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। मानकीकृत परीक्षणों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। ए है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, बी है रिलायबिलिटी एंड नॉर्म्स, सी है वैलिडिटी एंड प्रैक्टिस, डी है नॉर्म्स एंड वैलिडिटी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स। फीचर्स तो सारे हैं लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात करें तो यहाँ पर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी का जो संबंध होता है वो कंसिस्टेंसी से होता है, यानी सेल्फ कोरिलेशन से होता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। रिलायबिलिटी का जो डायरेक्टली रिलेशनशिप है कंसिस्टेंसी से या सेल्फ कोरिलेशन से, और वैलिडिटी का जो संबंध होता है एक्सटर्नल क्राइटेरिया से होता है, बाह्य वैधता से होता है। तो इस तरीके से जो है कि मानकीकृत परीक्षणों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता एवं वैधता जो है मानकीकृत परीक्षणों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि, यानी कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है इट इज ए स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इट इज ए सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, सी है नेगेटिव रिलायबिलिटी इज मीनिंगलेस, डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग है ये बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका, यह परीक्षण का सहसंबंध है। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि रिलायबिलिटी जो है सेल्फ कोरिलेशन को डिस्कस करता है, सेल्फ कोरिलेशन के बारे में बताता है। और ऋणात्मक विश्वसनीयता अर्थहीन होती है, अर्थहीन तो होती है लेकिन पहली बात रिलायबिलिटी ऋणात्मक होती ही नहीं है, ठीक है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारे सामने दिख रहा है। यह परीक्षण का स्व सह संबंध होता है, यह सेल्फ कोरिलेशनशिप बताता है टेस्ट का, इट इज ए सेल्फ कोरिलेशनशिप ऑफ द टेस्ट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या आप अपने कमेंट के द्वारा कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग भी कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा इसको सुधारा जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इन सारी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।